नमस्कार, मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो मैन्योर फर्टिलाइज़र एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का पेपर हुआ है, इसके पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। ये सॉल्यूशन लाने में थोड़ा देरी हो गई क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है काफ़ी हाई लेवल के पूछे गए हैं, तो इनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग गया। बाकी आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला पाएँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही एग्रीकल्चर के सेमेस्टर से संबंधित सभी वीडियोज़ और पेपर का सॉल्यूशन और पेपर की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू करने से पहले, पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि ये पेपर जो है इंस्टेंट यानी कि पेपर के तुरंत बाद किया गया सॉल्यूशन है, तो इसमें सभी क्वेश्चन 100% सही होने की गारंटी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस इसमें गलत भी हो सकते हैं क्योंकि ये तुरंत सॉल्यूशन कराया गया है। बाकी मैंने कोशिश की है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है सही दिए जाएँ और किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही क्वेश्चन के आंसर देखकर ही बताए गए हैं। बाकी जिन क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं पता है, मैंने उनको स्किप भी कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व की कुल संख्या है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व की कुल संख्या है, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए 17 होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अचल पोषक तत्व है। तो पौधों में अचल पोषक तत्व कैल्शियम, बोरान दोनों होता है, यानी कि इमोबाइल न्यूट्रिएंट जो है दोनों हैं, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ए एंड बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व प्रोटीन का आवश्यक घटक है। कौन सा पोषक तत्व प्रोटीन का आवश्यक घटक है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है फूलगोभी में ह्यूप्टेल किसकी कमी के कारण होता है। तो फूलगोभी में ह्यूप्टेल बीमारी मोलिब्डेनम की कमी के कारण होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए मान तकनीक यानी ए वैल्यू टेक्निक किसने दी थी। तो फ्रायड एवं डीन ने दी थी, फ्रायड और डीन ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रॉक फॉस्फेट के प्रयोग की संस्तुति की जाती है, तो ये की जाती है अम्लीय मृदा में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन कहलाता है। तो कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन इसे कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। तो हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल जो है वो हो जाएगी मूंग, लोबिया और सनई, ये तीनों हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो है ये चूने का सुपर फास्फेट, ये एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद क्षार मिट्टी कहा जाता है। तो जो सफ़ेद क्षार मिट्टी कहा जाता है वो लवणीय मृदा यानी सैलाइन सॉइल को कहा जाता है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा में जस्ते का अत्यधिक प्रभाव किस पीएच पर होता है। तो मृदा में जस्ते का अधिक प्रभाव जो होता है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीएच होगा उतना ही कम जो है उसमें जस्ता जिंक पाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सन 2025 तक उत्पादन लक्ष्य हासिल करना होगा। अभी क्वेश्चन में यही नहीं बताया गया है कि किसके उत्पादन का लक्ष्य बता रहा है, तो इसका जो क्लियर आंसर है वो हमें नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है कि समाकलित पोषक तत्वों प्रबंधन हेतु आवश्यक जैव उर्वरक है, यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए एसेंशियल बायो फर्टिलाइजर कौन सा है। तो राइजोबियम है या फॉस्फोबैक्टीरियन है कि नील हरित शैवाल है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट होगा, यानी उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। अगला है कि कृत्रिम कंपोस्ट है यानी आर्टिफिशियल कंपोस्ट कौन सी है। तो जो नाडेप कंपोस्ट है ये है कृत्रिम कंपोस्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है एजोला, नील हरित शैवाल का कौन सा जीवाणु है। तो एजोला जो है नील हरित शैवाल पर सिम्बायोटिक के रूप में रहता है, सिम्बायोसिस करता है, सहजीवन करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ये एक सहजीवी है। इसके बाद है कि पोषक तत्वों के ह्यूमस सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। तो पोषक तत्वों के ह्यूमस सिद्धांत की व्याख्या यानी 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमें 100% तो नहीं मिला है, लेकिन ऑप्शन सी इसका हो सकता है, जस्टिस वॉन लिविंग। अगला क्वेश्चन है धान्य फसलों हेतु मृदा नमूना किस गहराई से लेना चाहिए। तो धान्य फसलों हेतु मृदा नमूना जो है वो 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है 15 सेंटीमीटर से कम ही लिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि मृदा परीक्षण नाइट्रोजन की मात्रा 560 किलोग्राम पर हेक्टेयर से कम दिखाता है तब यह नाइट्रोजन स्तर को दिखाता है।
तो जो उच्च होता है वो 500 से ऊपर होता है, मध्यम होता है वो 250 से 500 के बीच में होता है, और 250 से कम जो है निम्न होता है। और तो इसमें पूछ रहा है कि 560 से कम, तो इसका आंसर जो है उच्च हो जाएगा, हाई। और बाकी कम के रूप में देखा जाए तो मध्यम भी हो सकता है, क्योंकि 500 से जो कम होता है उसे उसे ही रखा जाता है मध्यम में, और 500 के ऊपर वाले को उच्च में रखा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है 560 से कम, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मध्यम। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये फरीदाबाद में स्थित है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक आर्द्रताग्राही उर्वरक है? इसमें से कौन सा अत्यधिक आर्द्रताग्राही यानी हाइग्रोस्कोपिक उर्वरक है या फर्टिलाइजर है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, अमोनियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, अमोनिया का नाइट्राइट व नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला क्रमशः जीव समूह है। तो अमोनिया को नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास का बदलता है, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर बदलता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो सबसे अधिक मात्रा में क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आयरन। तो क्लोरीन तो दिया नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आयरन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है, क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला स्थित नहीं है। तो ये जो है चेन्नई, कल्याणी और मुंबई 3 जगह है, कोचीन में नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। इसके बाद है, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है फरीदाबाद में। रिपीट क्वेश्चन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मृदा उर्वरता मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विधि है। तो सॉइल टेस्टिंग विधि जो है ये सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का 90 से 94 भाग किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, यह आवश्यक पोषक तत्वों के लिए मुख्य फसलों से प्रतिस्पर्धा करता है। तो कौन करता है? तो खरपतवार जो होते हैं ये पोषक तत्वों के लिए जो आपकी मुख्य फसलें होती हैं उनसे कंपटीशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस जो है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, NO एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके बाद है, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रेट लेवल इन ग्राउंड वाटर इज लो इन, यानी भूजल में नाइट्रेट का स्तर निम्न है। तो इसमें जो है पश्चिम बंगाल सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि तमिलनाडु, उड़ीसा और गुजरात इन सभी में जो है नाइट्रेट का स्तर ज़्यादा पाया जाता है, जो वहाँ का भूजल होता है, अंडरग्राउंड वाटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह उर्वरक जो सभी FCO विनिर्देशों यानी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के निर्देशों को पूरा करता है वह कहलाता है। तो वो मानक फर्टिलाइजर यानी मानक उर्वरक या स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोयाबीन की खेती के लिए किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो जो सोयाबीन है इसके लिए राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उर्वरक को किसान खाद कहा जाता है? तो ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक नहीं है? तो जो यहाँ पर बेसिक स्लैग है ये साइट्रेट में सॉल्युबल है, तो पानी में सॉल्युबल या घुलनशील नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मानक किसके द्वारा दिया गया? तो पौधों में पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मानक यानी इसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, ये अर्नान और स्टाउट के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से कौन भारी कार्बनिक खाद नहीं है? तो सुपर कंपोस्ट जो है ये भारी कार्बनिक खाद नहीं है। अगला है, INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अवयव हैं। तो रासायनिक उर्वरक, स्थूल कार्बनिक खाद, जैव उर्वरक, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में किस pH पर जिंक की सुलभता कम होती है? तो जिंक की सुलभता जो है वो कम होती है 8.5, यानी जितना ज़्यादा pH होगा उतनी ही कम जिंक पाई जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है, उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष लागू हुआ? तो उर्वरक नियंत्रण आदेश जो है ये लागू हुआ था आपका 1957 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, शब्द कार्यात्मक पोषक तत्व यानी फंक्शनल न्यूट्रिएंट किसने दिया था? तो ये निकोलस ने दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से कौन नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो एनसर्व का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है, क्लोरोफिल का मुख्य घटक तत्व है
तो क्लोरोफिल का मुख्य घटक तत्व जो है वो मैग्नीशियम है। अगला क्वेश्चन है, जब पौधे में आयनों का अवशोषण वैद्युत रासायनिक विभवांतर के विरुद्ध होता है तो वह कहलाता है। तो जब पौधे में आयनों का अवशोषण जो है रासायनिक विभवांतर के विरुद्ध होता है तो उसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन या सक्रिय अवशोषण कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत तत्व प्रबंधन संबंधित है। तो एकीकृत तत्व प्रबंधन जो है ये संबंधित है अधिकतम फसल उपज प्राप्त करना, यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का जो उद्देश्य होता है वो अधिक फसल उपज प्राप्त करना होता है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना होता है और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना होता है। तो ये सभी होता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, उर्वरक को भारत में एक आवश्यक वस्तु के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया। तो इस इसेंशियली जो है इसे घोषित किया गया था, इसेंशियल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1955 में घोषित किया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ये तो सबको पता होगा, लैटिन भाषा का शब्द है। अगला है, साधारण मृदा परीक्षण में उपलब्ध नाइट्रोजन का अनुमान किसकी मात्रा ज्ञात करके लगाया जाता है। तो कुल कार्बन की मात्रा ज्ञात करके लगाया जाता है। अगला है, पृष्ठ तनाव मापी उपकरण यानी टेंसियोमीटर का प्रयोग जल मापन हेतु किया जाता है। तो ये किया जाता है 0 से 0.8 बार तक। इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सरसों में जिप्सम किस तत्व की पूर्ति के लिए दिया जाता है। तो ये जो है सल्फर की पूर्ति के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक प्रयोग प्रसारण विधि में शामिल है। तो ये टॉप ड्रेसिंग, शीर्ष ड्रेसिंग, बेसल ड्रेसिंग, स्पॉट ड्रेसिंग सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैविक उर्वरक नहीं है, यानी केचुआ खाद, पीएसपी, एजोटोबैक्टीरिया, मल्टीप्लेक्स। तो इसमें जो मल्टीप्लेक्स है ये एक जैविक उर्वरक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष लागू हुआ। तो ये जो है 1957 में लागू हुआ। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाने वाली दलहनी फसल है। तो हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है सरसों, उर्द और सूरजमुखी तो नहीं किया जाता, लेकिन उर्द किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सरसों, लाही और सूरजमुखी नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसे उर्द को जो है हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला है, भारत में क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या 3 है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जल को पौधों की प्राथमिक आवश्यकता किसने बताया। तो जल को पौधों की प्राथमिक आवश्यकता बताया था फ्रांसिस बेकन, जे.आर. ग्लाउबर, वॉन हेलमॉन्ट या जॉन वुड। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें नहीं मिल पाया। अगला क्वेश्चन है, ग्वार सबसे आम हरी खाद वाली फसल है जो उगाई जाती है। तो ये जो है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी जगह पर उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ढैंचे गन्ने के साथ उगाई जाने वाली एक फलदार फसल है। तो कि कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है। बिहार में तो गन्ना होता ही है, वहाँ भी उगाई जाती है, पश्चिम बंगाल में भी और तमिलनाडु में भी। तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है कि किसी भी मृदा की उत्पादकता का आधार होता है। तो किसी भी मृदा की उत्पादकता का आधार क्या होता है। तो वो उसकी फर्टिलिटी होती है, यानी मृदा उर्वरता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व ऊर्जा संग्राही है। तो जो पोटेशियम है ये ऊर्जा संग्राही है। ऑप्शन का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है, किस तत्व को कहा जाता है। तो पोटेशियम को ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मृदाओं में नाइट्रोजन की औसत मात्रा कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा डीप है, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया हमें। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम की कमी को दर्शाने के लिए सूचक पौधा है। तो ये पोटैटो यानी आलू है पोटेशियम का सूचक पौधा। अगला है, मृदा उत्पादकता को मापा जाता है। तो मृदा उत्पादकता को मापा जाता है रुपए में भी और कुंतल प्रति हेक्टेयर में भी। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित मृदा की उर्वरता अम्लीय आग्नेय चट्टानों से निर्मित मृदा की अपेक्षा। अब ये क्वेश्चन भी अजीब है कि आग्नेय चट्टानों से निर्मित मृदा की उर्वरता अम्लीय आग्नेय चट्टानों से निर्मित मृदा की अपेक्षा अधिक होती है कि बराबर होती है कि कम होती है। तो इसका भी आंसर हमें नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है कि मानव पादप वृद्धि के कितने कारकों को नियंत्रित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 कारक, जिसमें है ताप और लाइट यानी प्रकाश
और जल और आर्द्रता और न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिशन। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है कि डाइफिनाइल एमीन सूचक किसके निर्धारण में प्रयोग किया जाता है। तो डाइफिनाइल एमीन का प्रयोग जो है कार्बन के को निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद है कि सल्फेट ऑफ पोटास का रासायनिक सूत्र होता है। तो K2SO4 होता है। इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है। तो मोनो अमोनियम फास्फेट ये एक जटिल उर्वरक है। इसके बाद है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश की घोषणा किस वर्ष की गई। तो उर्वरक नियंत्रण आदेश की घोषणा जो है वो की गई थी 1957 में। ये क्वेश्चन 3 बार घुमा घुमा कर पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि पी को यानी फास्फोरस को P2O5 में बदलने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। तो P इंटू 2.29, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पोटेशियम सल्फेट में कितने प्रतिशत सल्फर होता है। तो 17.6% होता है। फिर है फूल आने व बीज निर्माण में कमी किस तत्व के कारण होती है। तो फास्फोरस जो है ये जिम्मेदार होता है सीड फॉर्मेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें फास्फोरस अधिक होता है। कंपोस्ट, गोबर की खाद या हड्डी का चूरा। तो हड्डी का चूरा में सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है। फिर है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। तो हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल जो है सनई है। ये सभी जो है हरी खाद की फसल हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो फिक्सेशन करेगी और ज़्यादा नाइट्रोजन देती है खेत में पर हेक्टेयर के रूप में, तो वो हो जाएगी ऑप्शन सी सनई। इसके बाद है गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पाया जाता है। तो ये 30:1 होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रायः मृदा में अभाव है। तो इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बाकी आप लोग PDF हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो हम आपके पेपर का सॉल्यूशन करके ज़रूर अपलोड करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि पेपर जो है काफ़ी हार्ड आते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी नॉर्मल रहते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।